विशाल खबर के सभी दर्शकों को नमस्कार। आइए, फागुन माह प्रारंभ हो गया है और कब फागुन में रंग ना हो और भंग ना हो तो फागुन का रंग कुछ फीका दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग कबीरा तेरे द्वार में कुछ व्यंग लेकर के आए हैं, जो व्यंग से सराबोर करेंगे आपके चिर परिचित हमारे शहर के परम आदरणीय दादू राम सलोने चौकन्ना जी, जो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जिनकी चौकड़ियाँ आप प्रायः समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ते रहे हैं, देखते रहे हैं। बड़ी ही चुटीली और बड़ी ही व्यंग्यात्मक उनकी चौकड़ियाँ होती हैं और उन्हीं चौकड़ियों के लिए आज हमारे बीच में हैं। और विशेष रूप से सुनिए झूठ का महत्व, जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, झूठ का भी महत्व होता है। मैं 4 पंक्तियाँ उनकी अगवानी में समर्पित करता हूँ कि बताते सच से है नफरत तो अपने होंठ सी लेता, बताते सच से है नफरत तो अपने होंठ सी लेता, पिलाते यदि बता कर तुम जहर हंस कर मैं पी लेता, पिलाते यदि बता कर तुम जहर हंस कर मैं पी लेता। यहाँ कब शौक था मुझको हजारों साल जीने का, अगर तुम छल नहीं करते तो कुछ दिन और जी लेता, अगर तुम छल नहीं करते तो कुछ दिन और जी लेता। और इसी प्रकार से समाज में फैला हुआ झूठ, समाज में फैला हुआ छल, जिसको उजागर करेंगे परम आदरणीय दादू राम सलोने चौकन्ना जी। आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच आइए सुनते हैं। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं अशोक शुक्ला उर्फ दादू राम सलोने चौकन्ना। मैं आज विशाल खबर से आप लोगों को कबीरा द्वार कार्यक्रम के तहत में कुछ रोचक जानकारियां दूंगा। तो शुरुआत करता हूं मैं कि हमारे देश में जिस तरह से झूठ का चलन बढ़ा है, उसको लेकर लोगों ने विचार किया कि आखिर क्या वजह है कि गांधी और राम के देश में लोग इतना ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। उस समय कबीरदास जी ने जो कुछ कहा था वो काफ़ी हद तक सही उतरा है, और अब मैं जो कह रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आप भी इसको स्वीकार करेंगे कि इसमें काफ़ी कुछ सच्चाई है। तो शुरुआत ये है कि सत्य को क्यों बचाया जा रहा है। तो एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ, इसको अगर आप ध्यान देकर सुनेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो हकीकत है, एक कड़वी सच्चाई है। तो झूठ का धार्मिक महत्व भले ना हो, मगर इसका व्यवहारिक महत्व है, और इसके महत्व को जानने समझने वाले लोग जो हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसके चलते उन्होंने क्या क्या किया है उसका जिक्र अब मैं करता हूँ। तो सत्यमेव जयते जब मर गए कहते कहते, और सत्य नहीं मिला तो हमने सत्य की खोजबीन शुरू की कि आखिर गांधी और राम के देश से सत्य गया कहाँ। तो हमें पता चला कि आज़ादी के बाद गांधी जी ने सत्य की हिफाजत का जिम्मा जो है देश के नेताओं को सौंपा था। लिहाजा हमने अपने पड़ोस में रहने वाले एक नेताजी को धर दबोचा और उनसे पूछा कि बतलाइए हमारा सत्य कहाँ है। नेताजी के लिए ये प्रश्न बड़ा ही अप्रत्याशित था, फिर भी उन्होंने खुद को संयत किया और दीवार पे गांधी की जो एक तस्वीर टंगी थी उसकी तरफ इशारा करके कहा कि देखिए आपका सत्य वहाँ है। हमने नेताजी से कहा कि हमें सत्य का प्रतीक नहीं बल्कि हमको वास्तविक सत्य चाहिए। ये सुनकर नेताजी ने कहा कि वास्तविक सत्य जो है वो कड़ी सुरक्षा में है। ये हमारे लिए और भी आश्चर्यजनक बात थी कि आखिर गांधी और राम के देश में सत्य को कड़ी सुरक्षा में क्यों रखा गया है। तो हमने पूछा नेताजी से कि आखिर क्या वजह है कि सत्य को आप लोगों ने कड़ी सुरक्षा में रख रखा है। तो नेताजी ने जो जवाब दिया वो बहुत ही दिलचस्प जवाब था। नेताजी ने कहा कि सत्य जो है संकटापन्न हो गया है, हमने इसकी वजह जाननी चाहिए कि आखिर क्या वजह है, सत्य क्यों संकटापन्न हो गया। तो नेताजी ने कहा कि सतयुग में पहले कुत्ते बिल्ली भी सत्य बोल रहे थे, सत्य का बेजा दुरुपयोग हुआ है, और अब सत्य थोड़ा सा बचा है जिसे हम लोग बचा रहे हैं, और किसी तरह से हम लोग झूठ से काम चला रहे हैं। तो हमने नेताजी से पूछा कि जनता क्या करे। तो नेताजी ने गांधी की तस्वीर वाला लॉकेट थमाया हमें और कहा इसे पहन लें। हमने पूछा इससे क्या होगा। वे बोले झूठ फरेब से भरे रहें और सच की गठरी धरे रहें। तो वास्तव में हमारे देश में अब जो स्थिति है सत्य की वो यही है कि सत्य को बचाया जा रहा है और ज़्यादातर काम झूठ से चलाया जा रहा है। वैसे में अभी मैं आपको, जैसे मैंने शुरू में ये जिक्र किया था कि झूठ का धार्मिक महत्व भले न हो, इसका व्यवहारिक महत्व है, तो मैं आपको एक चीज़ और चलते चलते बतला दूँ कि झूठ कलयुग का च्यवनप्राश है, और इसका जो जितना अधिक सेवन करता है वो उतने लंबे समय तक जो है चुस्त तंदुरुस्त रहता है। हमारे देश के नेता इसका भरपूर सेवन करते हैं, इसीलिए 70-80 वर्ष की उम्र में भी चमकते दमकते रहते हैं। चुनाव आयोग ने नेताओं के लिए चुनाव प्रचार में खर्च की सीमा तय कर दी है। तो मैंने एक बार चुनाव प्रचार को जो है
पत्र भी लिखा और उनसे ये कहा कि साहब जिस तरह से आपने जो है चुनाव में खर्च की सीमा तय की है, उसी तरह से नेताओं के लिए झूठ बोलने की भी सीमा तय करते हैं। लेकिन धन्य है हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, जहाँ झूठ से ही सब कुछ चल रहा है। झूठ जो है एक नेताओं के लिए हथियार बन गया है। और इसी में मैं आपको एक चीज़ और बतला दूँ कि हमारे देश की स्थिति में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, ज़रा उसका भी आप आकलन करें। और मेरी इन 2 लाइनों से शायद आप सहमत भी होंगे। हमारे देश का जो कानून है या हमारा जो देश है वो कानून के मुताबिक नहीं चलता है, बल्कि हमारे देश का जो कानून है वो अधिकारियों के मुताबिक चलता है। तो गुरुजी ने बच्चों से कहा कि बच्चों, गधे और घोड़े में फ़र्क बतलाओ, उदाहरण देकर समझाओ। बच्चे बोले, जिन्होंने कायदे कानून तोड़े हैं वे घोड़े हैं, और जो नियम कायदों से बंधा है वो गधा है। बहरहाल देश में संवैधानिक व्यवस्था है, और संवैधानिक व्यवस्था का हाल भी जो है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि संविधान जो है हमारे देश का एक पवित्र ग्रंथ है, और इसको हम लोग सामने रखकर या इसको ही मानकर, इस पर ही विश्वास करके हम जो है अपने देश के अंदर जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो संविधान की भी स्थिति देख लीजिए कैसी है। कुछ लोगों को इसमें आपत्ति भी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो वास्तविकता है। पृथ्वी पर ब्रह्मा का विधान नहीं, बल्कि देश का संविधान चल रहा है, और सिर्फ ईमानदार आदमी ही भूखों मर रहा है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो कबीरा तेरे द्वार पे मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और नए विषय की शुरुआत में करता हूँ कि हमारा ये देश बहुत अच्छा है, निसंदेह देश बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में इस देश में बहुत सारी चीज़ें खराब भी हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यदि देश अच्छा है तो फिर चीज़ें क्यों खराब हैं, और यदि चीज़ें खराब हैं तो फिर देश कैसे अच्छा है। खैर, इस विषय से अपन बाहर निकलते हैं, और अब चर्चा करता हूँ मैं उस पर जो आज का मुद्दा है हमारा, कि अच्छे देश में चीज़ें आखिर क्यों खराब हैं। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा खराब चीज़ है वो नेताओं का चरित्र है। नेता हमारी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते हैं, जिन पे हम सर्वाधिक भरोसा करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब भरोसे के लायक हमारे देश में कोई बचा नहीं है। एक अदद चेहरे को हम लोग भरोसे लायक मानकर जो है उसको 5 साल के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कुछ भी बना देते हैं। लेकिन बाद में होता क्या है? होता ये है कि राजनीति जिस तरीके से अब रोज़गार बन गई है, तो हर नेता जो है इस रोज़गार में अपनी भूमिका तलाशता है कि वो कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकता है, किस तरह से वो ऐशो आराम से अपना जीवन काट सकता है। तो इसलिए 2003 में सबसे पहले जब मैंने ये लिखा कि न जनता से डरो न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है घर भरो यारो, तो बहुत से लोगों ने आपत्ति भी की थी कि जनसेवा एक पवित्र कार्य है, और आप जो है तो जनसेवा को इस तरीके से आप रोज़गार कैसे कह रहे हैं। लेकिन आज आप देख लीजिए कि हमारे देश में किस तरह का एक राजनीतिक कारोबार चल रहा है, किस तरह से पार्टियों ने कॉरपोरेट कल्चर एडॉप्ट कर लिया है, और अब सबका एक ही मकसद है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं। इसलिए मैं कई बार लोगों से कहता भी हूँ कि गरीबी दूर करने के लिए देसी उपाय अपनाइए और नेता बन जाइए। और एक चीज़ आपको और मैं बतलाऊँ कि हमारे देश के नेताओं ने जनता की गरीबी भले दूर न की हो, मगर इस देश की गरीब जनता ने कई नेताओं को सांसद और विधायक बनाकर उनकी गरीबी दूर कर दी है। आप अपने इलाके के कुछ ऐसे नेताओं को ज़रूर जानते होंगे जो चुनाव लड़ने से पहले तक या राजनीति में आने से पहले उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो कब बदली और किस तरह से तेज़ी से बदली। वो तब बदली जब जनता ने उनको सांसद और विधायक बना दिया। तो राजनीति जिस तरह से अब एक कारोबार बन गई है, उसके चलते चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, बीजेपी के लोग, किसी भी दल के आप चले जाएं, तो सबका केवल लेकर एक ही मकसद है कि हम राजनीति से कितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। और इसी तरीके से जो है पूरे देश में ये राजनीतिक कारोबार फल फूल रहा है। तो मुझे लगता है कि यदि देश की जनता को भी अपनी गरीबी दूर करनी है तो उसको राजनीति में आ जाना चाहिए। वैसे हम लोग राजनीति में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर रहते हैं, तमाम तरह की चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन इसका हमको कभी कोई लाभ मिलता हुआ नज़र नहीं आता है। फिलहाल जो है देश के अंदर जिस तरह से राजनीतिक कारोबार चल रहा है, तो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हर दल की कोशिश ये है कि सरकारी खजाने से जो है हम अपने लिए कितनी अच्छी सुविधाएं जुटा लें, कितनी महंगी कार जुटा लें। और ये तमाम जो दावे होते हैं विकास के, इसकी भी एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बतलाता हूँ। और अपने इलाके के नेताओं के घर के आसपास कभी आप झांकिएगा तो नेताजी ने किया विकास अपने घर के आसपास, मतलब इनका जो विकास है वो इनके घर के आसपास दिखेगा। और बाकी तो आप नेताओं के चरित्र से भली भांति वाकिफ़ हैं। तो जैसा मैं ये कह रहा था कि अच्छे देश में बहुत चीज़ें खराब हैं, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि वो लोग खराब हैं जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की और देश के सिस्टम को सुधारने की। इस सिस्टम में न्याय तंत्र भी जो है हमारा बहुत ही, मतलब उसको मैं ख़राब तो नहीं कह सकता हूँ, अगर ख़राब कहूँगा तो कोई जज साहब नाराज़ हो जाएंगे और मुझे या आपको सबको जो है
कहीं अवमानना का दोषी ठहरा कर कहीं जेल भिजवा देंगे। और ये हो रहा है हमारे देश में, ये हो रहा है कि यदि आप कड़वी और सच्ची बात कहेंगे तो आप प्रताड़ित किए जाएंगे। और कितने लोग इस तरह से प्रताड़ित भी होते हैं। लेकिन विशाल खबर के बैनर से हम लोग जो है इसी तरह की चर्चा करते हैं कि इसमें जोखिम तो है, लेकिन वो सच्चाई जो जनता के मन की बात है उसको हम लोग किस तरीके से सामने रखते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि न्यायतंत्र भी हमारे यहाँ जो है वो उस तरह नहीं है जिसकी अपेक्षा हम लोग करते हैं। बढ़ती आबादी और घटती सुविधाएँ, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। आबादी भी यहाँ बेशुमार है, तो ये चीज़ भी हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। और एक बार तो मैंने मोदी जी को ये भी कहा था, उनको पत्र लिखा था, उनसे कहूँगा क्या मैं, वो मुझसे बहुत दूर है, मेरी पहुँच से बाहर है। उनको पत्र लिखा था कि जिस तरह से आपने जो है नोटबंदी की है उसी तरह से आप नसबंदी भी कर दीजिए। लेकिन वो शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कालांतर में कभी इंदिरा जी ने नसबंदी करने की कोशिश की थी और उसके बाद में क्या परिणाम हुआ, तो उसके बाद से किसी भी नेता ने जो है इस जरूरी काम को छूने की हिम्मत नहीं उठाई। और एक चीज़ और बता दूँ, हमारे देश में तरह तरह के माफिया हैं और सबसे जो खराब माफिया है वो घूस माफिया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि घूस माफिया ने रिश्वत की दरें तय कर रखी हैं। आप नामांतरण कराने जाते हैं, आप भवन अनुज्ञा के लिए जाते हैं, आप आरटीओ का लाइसेंस बनवाने, आप देखिए वहाँ बिल्कुल आपको बताया जाएगा साहब इसका ये रेट है। और अभी हाल में ही मुझे किसी ने बताया कि घूस माफिया ने जो है रिश्वत की दरों में भी वृद्धि कर दी है। तो देखिए मध्य प्रदेश में हो या पूरे देश की बात करें हम, घूस की क्या अराजक स्थिति है। तो तीसरी चीज़ ये है जिसको मैं मानता हूँ कि इसकी वजह से भी हमारे देश की छवि जो है दुनिया में अच्छी नहीं होगी और ये देश तब तक अच्छा नहीं बन पाएगा जब तक घूस माफिया रहेगा। हालांकि शिवराज जी जो है कम से कम 10 बार ये कह चुके हैं कि वो किसी माफिया को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने घूस माफिया को टच नहीं किया है। तो उसकी वजह भी आप जान लीजिए, राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। इसीलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है तो करप्शन को जो है ख़त्म करने की कोशिश नहीं करती है। हर नेता को ये पता है कि जिस दिन करप्शन ख़त्म हो जाएगा उस दिन राजनीति का आकर्षण भी समाप्त हो जाएगा। और अंत में चलते चलते एक बात आपको बता, महंगाई एक सबसे जटिल समस्या है। बेरोजगारी और महंगाई ये दो बड़ी समस्याएं हैं और महंगाई कोई सरकार कम नहीं करती है। जिस तरह से करप्शन को कम नहीं कर रही हैं सरकारें, उसी तरह से महंगाई को भी सरकारें कम नहीं करती हैं। जाहिर सी बात है, यदि चीज़ें सस्ती होंगी तो आदमी महंगा हो जाएगा और तब आप उसे 1 रुपये किलो गेहूँ और 2 रुपये किलो चावल में नहीं खरीद पाएंगे। तो देश का जो राजनीतिक कारोबार है उसके चलते जो है हमारा देश जो है, अच्छा देश भी जो है हमारा उतना अच्छा नहीं है जितना कि उसको होना चाहिए। नमस्कार, फिर अगले एपिसोड में मैं अशोक शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे परम आदरणीय दादूराम सलोने चौकन्ना जी, जिनकी आपने उन चौकड़ियों से लेकर झूठ के महत्व से लेकर हमारे देश की राजनीति पर कटाक्ष सुना। मैं 4 पंक्तियाँ आपके इस कटाक्ष पर समर्पित करता हूँ कि हम हमेशा हर एजेंडे हर चुनावों में रहे, हम हमेशा हर एजेंडे हर चुनावों में रहे, भाषणों आश्वासनों में और दावों में रहे, भाषणों आश्वासनों में और दावों में रहे, खा गए वो देश अपनी निगाहबानी में प्रभो, झोपड़ों में हम अंधेरे में अभावों में रहे, झोपड़ों में हम अंधेरे में अभावों में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से देखते रहें विशाल खबर का यह प्रोग्राम कबीरा तेरे द्वार। हम आपको इसी प्रकार से नए नए रचनाकारों से रूबरू कराते रहेंगे, आपके बीच लाते रहेंगे और अगले बुधवार को हम आपके बीच लेकर के आएंगे। हमारे बीच श्यामाचरण शुक्ल जी जो बहुत ही अच्छे गीतकार हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनको सुनना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि श्रृंगार के उनके गीत जो जब हम लोग सुनते हैं निश्चित रूप से आज तमाम मंचों में उनके गीत होते हैं और सभी लोग उनके गीतों की सराहना करते हैं। निश्चित रूप से आप सुने श्यामाचरण शुक्ल जी को। कत्ल करना हो सरे दरबार में, कत्ल करना हो सरे दरबार में, बस निगाहें कातिलाना चाहिए, हर किसी को आबदाना चाहिए।